बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फ़िज़िक्स फ्रॉम मैट्रिक क्लास, मैट्रिक की फ़िज़िक्स में खुश आमदीद। आपने अब तक देख लिया, आप लोगों की मैट्रिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होगी स्कूल्स के अंदर, और आपने ये देखा है कि जो फ़िज़िक्स है पहले ये सिर्फ मैट्रिक क्लास में हुआ करती थी। आज से 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये फ़िज़िक्स जो होता था सब्जेक्ट, ये सिर्फ मैट्रिक क्लास में होता था, 9th में नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन फिर आपने देखा कि पिछले साल से, यानी आप ही की दफ़ा से 9th क्लास में भी फ़िज़िक्स आ गया, और अब आपको 9th और मैट्रिक दोनों क्लासेस में फ़िज़िक्स पढ़नी होती है। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ा है, और अब आप मैट्रिक क्लास में भी फ़िज़िक्स को पढ़ोगे। बुक आपकी सेम है, बुक आपकी वही है जो आप 9th क्लास में यूज़ कर रहे थे। आपने देखा था कि आपकी जो फिज़िक्स की बुक है उसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं आपके पास वो 19 चैप्टर्स थे। 19 चैप्टर की बुक थी आपकी। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि आपने वो पूरे के पूरे 19 चैप्टर नहीं पढ़े। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, 10 और 11, ये 10 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं अपनी उस 19 चैप्टर की बुक में से। सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर्स? जो बाकी चैप्टर रह गए उस 19 चैप्टर में से, जो हमारे 9 चैप्टर्स रह गए, उनका क्या? वो 9 चैप्टर्स आप मैट्रिक क्लास में पढ़ के अपनी उस बुक को कंप्लीट करेंगे। अब आपके पास ये 10 चैप्टर जो मैंने आपको लिखे हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़े, और जो अब आपके पास चैप्टर रह गए, यानी कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये जो 9 चैप्टर्स हैं आपकी बुक के, जो रह गए 9 चैप्टर्स, ये आप मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। यानी कोई नई बुक नहीं है, कोई नई बुक नहीं लेनी पड़ेगी आपको मैट्रिक क्लास में। आपकी वही पुरानी बुक, 9th वाली बुक चलेगी मैट्रिक क्लास की फिजिक्स में। बस फ़र्क क्या है, आपने उस 9th क्लास की बुक के 10 चैप्टर्स आपने 9th क्लास में पढ़े, और जो अब 9 चैप्टर्स रह गए वो आप यहाँ मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। तो आपकी मैट्रिक क्लास के सिलेबस में ये 9 चैप्टर्स इंक्लूड है, दैट 9 चैप्टर्स। इसमें से चैप्टर नंबर 9 का नाम है सिंपल मशीन्स। इस चैप्टर में आप सिंपल मशीन्स क्या होता है वो देखेंगे, और कुछ सिंपल मशीन्स को स्टडी करेंगे हम, जिसमें लीवर होगा, इंक्लाइन प्लेन होगा, स्क्रू गेज होगा, व्हील एंड एक्सिल होगा, पुली होगा। चैप्टर नंबर 12 जो है, इसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। इसमें आप वेव पढ़ेंगे कि वेव क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ टाइप्स की वेव को देखेंगे, और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, इन तीनों चैप्टर्स का ताल्लुक लाइट से होता है। 13 में भी आप लाइट को पढ़ोगे, 14 में भी और 15 में भी। लाइट एक बड़ा टॉपिक होता है, 3 चैप्टरों में इसको हमने पढ़ना होगा। 13 में हम लाइट का एक फिनोमेना पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। 14 में हम लाइट का दूसरा फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जबकि 15 में हम लाइट के नेचर को देखेंगे, और लाइट का तीसरा फिनोमेना पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो यूं हम 3 चैप्टर में लाइट के 3 फिनोमेना और उसका नेचर चेक करेंगे कि लाइट क्या होती है। चैप्टर नंबर 16 जो है, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पावर क्या होता है, ये जो यूनिट्स हमारे बिल आते हैं किलोवाट आवर में, ये सब क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे, यानी मैग्नेट्स और चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इसको स्टडी किया जाता है 17 में। तो थोड़ा सा हम पहले 17 में मैग्नेट्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद उस मैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी से इंटरेक्ट करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 18 में हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हमने जो डिवाइसेस बनाई हुई है उनमें से एक दो डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे। सारी डिवाइसेस को हम नहीं पढ़ेंगे मैट्रिक में, हमने सिर्फ एक दो डिवाइसेस को पढ़ना होगा। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रेडार क्या होते हैं, और ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से बनाए गए हैं। जबकि चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम है इसका, और इसमें आप एटम में जो न्यूक्लियाई पाया जाता है ना,
पहले आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाई क्या होता है, एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, और फिर देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करके क्या क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं हम, वो पढ़ेंगे हम। तो ये 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल हमारा मैट्रिक का सिलेबस होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मैट्रिक क्लास, आप नज़र आ रहा है आपको कि मैट्रिक क्लास आपका जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि आपने यहाँ तक की जो फिजिक्स पढ़ी है यही इसी का ही कंटिन्यू है ये। ठीक है, जैसे इसकी एग्जाम्पल हम देते हैं जी ड्रामों से। आप अक्सर ड्रामे देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें कि आपके पास एक पहली किस्त आई, 1 घंटे के अंदर आपकी उस किस्त के अंदर एक ख़ास मुकाम पर आके वो ड्रामा ख़त्म हो गया। अब जब नेक्स्ट डे उसकी सेकंड एपिसोड आएगी तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट से नहीं शुरू होती, बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू नहीं होगी, बल्कि आपकी पहली एपिसोड जहाँ ख़त्म हुई है वहीं से शुरू होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे पहली एपिसोड आपकी ये ए से शुरू हुई और बी पे आके ख़त्म हो गई, ये फर्स्ट एपिसोड थी। अब जब सेकंड एपिसोड आएगी वो यहाँ ए से शुरू नहीं होगी, वो जहाँ आपने ख़त्म की है ना फर्स्ट एपिसोड, यहाँ से शुरू होके आगे बढ़ेगी सी, ये सेकंड एपिसोड होगी। बिल्कुल यहाँ पर भी फिजिक्स में अब आपकी सेकंड एपिसोड आ रही है। फर्स्ट एपिसोड में आपने ये 10 चैप्टर्स पढ़े हैं और अब आपकी सेकंड एपिसोड शुरू हो रही है जिसमें आप ये 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे। जाहिर बात है जहाँ 9 चैप्टर में, 9वें चैप्टर में या इन चैप्टर्स में आप बेसिक फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, बुनियादी फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, या वो जो फिजिक्स में जो बेसिक टर्म्स होती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स, ये बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ोगे, ये तो आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। ये आप इससे आगे पढ़ेंगे, आपकी एपिसोड जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी ना, आप आगे पढ़ेंगे। आप अब आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पीछे की चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सेकंड एपिसोड देख रहे हो तो ज़रूरी है आपको फर्स्ट एपिसोड याद होना चाहिए। फर्स्ट एपिसोड आपके दिमाग में होगा, आप तब सेकंड एपिसोड को एंजॉय करते हैं। सिमिलरली हम जब मैट्रिक की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो हम मैट्रिक की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9। फिर उस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर में आपके पास बेसिक बातें नहीं बताई जाएंगी, बेसिक बातें यूज़ होंगी ज़रूर, यूनिट्स यूज़ होंगे, फॉर्मूले यूज़ होंगे, वो आपने पहले पढ़ के आए हुए 9th क्लास में। तो यहाँ ज़रूरी एक चीज़ है जो कि आपको अक्सर परेशान भी कर देती है, हमें भी परेशान करती है, वो ये कि हमारी जो मैट्रिक की फ़िज़िक्स है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमने 9th में पढ़ी हुई है। अब हमें नहीं पता कि स्टूडेंट ने वो कैसे पढ़ी हुई है, क्या उसको वो चीज़ें याद हैं, क्या टीचर ने उसको सही एक्सप्लेन किया था, क्या बच्चे को वो सही एक्सप्लेन हो गया था, हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसी अगर टर्म्स हमारी मैट्रिक क्लास में आएंगी, जाहिर बात है फिर आपको अगर किसी टर्म में कोई सवाल हो, कोई ऐसा टर्म जो मैं आपको बोलूँ कि ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है और फिर आपको याद आया कि नहीं जी ये हमने नहीं पढ़ा हुआ 9th में, यहाँ उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप फ़ौरन से मुझे बताओगे आगे मैं आपको उसी वक्त वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, मैं जाहिर बात है मैं पूरी 9th को तो नहीं पढ़ा सकता, मैं पूरी 9th का रिव्यू नहीं दे सकता आपको। हाँ, ये कर सकता हूँ मैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहा हूँ, अब चैप्टर नंबर 12 में मैंने वर्ड यूज़ किया जी वर्क, मैंने एक वर्ड यूज़ किया वर्क। अब ये जो वर्क है ये आपने 9th में इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में। अब मेरे जहन में तो क्या है कि आप ये पढ़ के आए हुए हो, आपको ये पता है वर्क क्या होता है, तो मैं अपना ये वर्ड यूज़ करता रहूँगा। हाँ जी, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्क करेंगे, मैंने वर्ड यूज़ कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्क करेंगे। मेरे जहन में क्या है, आप पढ़े हुए हो ये टॉपिक, आपको पता है वर्क क्या है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, आपके ये जहन में नहीं है, आप उसी वक्त मुझे बताएंगे सर कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन वर्क टू मी, क्या आप मुझे थोड़ा सा वर्क को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर मैं आपको उसी वक्त ये वर्क एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप जो आगे पढ़ोगे, इस वर्क से आगे जो पढ़ोगे वो आपके समझ में भी आए, नहीं तो ज़ाया हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता, आपको वर्क नहीं पता, तो फिर आपको ये कैसे समझ में आएगा जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, नहीं समझ में आएगा, मेरी मेहनत ज़ाया होगी। इसलिए मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके समझ में ना आए, इन सब को बचाने के लिए, इन सब को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपको याद नहीं है, 9th में पढ़ा हुआ है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, मुझे बताएं,
मुझे बताएंगे, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको वो भी एक्सप्लेन हो चुका होगा और आप जो उससे आगे पढ़ोगे वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, वैसे मेरी कोशिश होगी यही कि अगर ऐसा कोई टर्म आता है जो हमने 9th में पढ़ा है और मुझे यहाँ मैट्रिक में फर्स्ट टाइम में उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई टर्म आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो अब हम मैट्रिक की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ रहे हम, चैप्टर 12 नहीं पढ़ रहे, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। वाई, क्यों मैं 2 चैप्टर्स को छोड़कर डायरेक्ट 13 नंबर का चैप्टर यूज कर रहा हूँ जी, सब 13 नंबर का चैप्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसकी एक वजह है, मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, इन तीनों का ताल्लुक लाइट से होता है। अगर हम तरतीब से पढ़ते हैं, अगर हम तरतीब से पढ़ें, पहले चैप्टर नंबर 9 पढ़ें, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पढ़ें, उसके बाद चैप्टर नंबर 13, फिर 14, फिर 15, तो जब आप 3 लगातार लाइट के चैप्टर पढ़ोगे ना, पहले 13 पढ़ोगे, फिर 14 पढ़ोगे, फिर 15 पढ़ोगे, तो आपको इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक तो आप बोर हो जाओगे, एक ही चीज़ 3 महीने, आप अंदाजा लगा लो ना, इन 3 चैप्टर को पढ़ने में तकरीबन 2-3 महीने लग जाएंगे। अब आप 1-2-3 महीने तक एक ही टॉपिक पढ़ते जाओगे ना फिजिक्स में, आप बोर हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। आपको मैं पहले 13 बताऊंगा, उसमें भी मैं लाइट 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 करता रहूँगा, 14 पढ़ाएंगे तो उसमें भी मैं आपको लाइट 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 करता रहूँगा, 15 में भी ये करूँगा, आप बोर हो जाओगे और आपको ये समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। फिर यहाँ पर दूसरा मसला ये आता है कि इन 2 चैप्टर्स में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे की अपोजिट हो रही होती है। जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव नाम के 2 मिरर आएंगे आपके पास चैप्टर 13 में, ये मिरर आएंगे। ठीक है, ये मिरर होंगे, मैं लिख देता हूँ, मिरर्स होंगे ये, एक कॉन्केव मिरर होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। फिर जब चैप्टर 14 पढ़ोगे तो यही दोबारा आएंगे, कॉन्वेक्स लेकिन मिरर नहीं, लेंस। इसी तरह कॉन्केव लेंस आएगा। सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपने क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। चैप्टर 14 में क्या पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। आपको पता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इससे सिमिलर है, इससे, यानी कॉन्वेक्स मिरर किससे सिमिलर हो रहा है, कॉन्केव लेंस से, उल्टा हो गया। इसी तरह ये जो होता है दूसरा वाला कॉन्केव मिरर, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इससे मिलती हुई होती हैं कॉन्वेक्स लेंस से। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना, अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, यहाँ कंफ्यूजन होगी कि यार ये जो रियल इमेज है ये कॉन्वेक्स मिरर बनाता है कि कॉन्केव लेंस बनाता है, कि कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, कि कॉन्केव मिरर बनाता है, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को, ये जो कॉन्केव कॉन्वेक्स में कन्फ्यूजन आ रही है, लाइट में हम पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, इनको हमने किस तरीके से काउंटर करते हैं, हम इसको किस तरीके से काउंटर करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी बताया भी कि आपको हम इसको कैसे काउंटर करते हैं। हम पहले चैप्टर 13 पढ़ लेते हैं लाइट का, लाइट का एक चैप्टर पढ़ के अब हम लाइट को छोड़ देते हैं, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ते लाइट का, एक चैप्टर पढ़ा उसको छोड़ दिया। फिर हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक वेव मोशन से होता है, अलग टॉपिक है, लाइट नहीं है। फिर हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, इसका ताल्लुक सिंपल मशीन से होता है, अलग टॉपिक है, लाइट नहीं है। अब थोड़ा सा लाइट को हमने दूर कर दिया। अब उसके बाद हम 14 पढ़ेंगे लाइट का, तो ये हमारे लिए 4 महीने 3 महीने 2 महीने बाद आ रहा है, तो इसमें हमें थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पर आप कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर जो पढ़ोगे 2-3 महीने तक, उसको बार बार टेस्ट और एग्जाम्स के चक्कर में आप याद कर लोगे, अच्छे तरीके से बैठ चुका होगा। फिर जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना उन्हीं टर्म्स को, यहाँ आपको फिर वो कंफ्यूज नहीं करेगा। तो दैट इज वाई हम लाइट का एक चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बाकी 2 चैप्टर पढ़ेंगे 9 और 12, उसके बाद फिर लाइट का एक और चैप्टर लेंगे, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को। वैसे तो हमें पढ़ने सारे ही है ना, जब हमें सारे पढ़ने हैं तो हम पहले 13 पढ़ें या पहले 9 पढ़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं जी। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मैट्रिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, मैंने ये भी बता दिया कि मैं चैप्टर 13 पहले क्यों ले रहा हूँ, मैंने ये भी बता दिया आपको कि आपकी मैट्रिक के अंदर बहुत सारे 9th वाली टर्म्स यूज़ होंगी। कोशिश मेरी होगी कि जो 9th वाली टर्म्स यूज़ हों मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूँ, लेकिन अगर मैं भूल जाता हूँ एक्सप्लेन करना, आपको याद नहीं रहा वो क्या टॉपिक है क्या चीज़ है, मुझसे फ़ौरन पूछ लें, बेफिक्र होके। जितने क्वेश्चंस करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, जितने सवालात करोगे आप लोग उतना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो जितने आप सवालात करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो जितने सवाल करें बेफिक्र होके करें। देखें स्कूल के अंदर
हम अगर सवाल करते हैं ना तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस हमारा गिर रहा होता है। ये हकीकत है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था मेरे जहन में हजारों सवाल आते थे, लेकिन मैं अपने टीचर से नहीं पूछ पाता था। क्यों? घबराता था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, डर रहा होता था। यार मैं सवाल करूंगा, टीचर मेरा मजाक ना उड़ाए। यार मैं सवाल करूंगा, मेरे दोस्त मेरे मजाक ना उड़ाए, भाई ये कैसा सवाल कर रहा है, हंसेंगे लोग मुझ पे, ये वो अक्सर होता है, हमें झिझक होती है सवाल करते हुए। लेकिन यहाँ तो हम पर्दे में है ना, यहाँ तो हम पर्दे में, यहाँ आप पर्दे में हो, मैं पर्दे में हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे, आप मैं आपको नहीं देख पा रहा। फिर किस बात की झिझक, फिर किस बात का घबराहट? कोई सवाल हो बेफिक्र होकर पूछो। ये मत सोचो कि मेरे जो साथ में दूसरे क्लास में, इसी क्लास में जो दूसरे बच्चे बैठे हैं वो कुछ मजाक उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? उनका तो माइक बंद है, उनका तो माइक बंद है, वो कैसे उड़ाएंगे मजाक? ठीक है, तो बेफिक्र होके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी सवाल हो पूछो। अगर आप मुझसे बोलोगे ना सर ये चैप्टर 4 रिपीट कर दें, यकीन माने मैं रिपीट कर दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर आप मुझसे बोले सर चैप्टर नंबर 3 फलाना टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, आप ज़रा रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर दूंगा। मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, सम अदर डे ले लूँगा। मैं किसी भी एक्स्ट्रा दिन जो है क्लास अटेंड कर लूँगा, ले लूँगा, और मैं आपको उसमें ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। बस क्या ये है कि आपको पढ़ाने में मज़ा आता है या नहीं, बस ये चीज़ है। मुझे तो मज़ा आता है पढ़ाने में, आपने देखना है कि क्या आपको पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं। तो ये हो गई हमारी बात, थोड़ी सी इंट्रो हो गया जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, लाइट वर्ड आ गया ना, मैंने आपको कहा था ये चैप्टर लाइट का है, तो देख लें, लाइट वर्ड आ गया। इस चैप्टर में हमने लाइट की दो चीजें देखनी है। नंबर 1, प्रोपगेशन क्या होता है, लाइट प्रोपगेट कैसे करती है। नंबर 2, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन कैसे करती है। ये दो चीज़ें पढ़नी है आपको इस चैप्टर में, एक प्रोपगेशन, दूसरी रिफ्लेक्शन। किसकी? लाइट की। अब जाहिर बात है लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, लाइट का प्रोपगेशन पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लाइट का तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पता होना चाहिए मुझे लाइट है क्या, फिर जाके उसको पढ़ूंगा ना। मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे फिजिक्स पढ़ो, आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ो, आप मुझसे मैथ पढ़ो, ठीक है पढ़ लोगे, लेकिन थोड़ा सा मेरे बारे में तो जानते हो ना आप कि मैं हूँ कौन, क्या नाम है मेरा, कहाँ कहाँ पढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा मेरा तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सिमिलरली इस चैप्टर में मेरा गोल, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको लाइट का प्रोपगेशन और लाइट का रिफ्लेक्शन समझाऊं। लेकिन जाहिर बात है लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का प्रोपगेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। ठीक है, अच्छा, अब लाइट है क्या जी, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखता जाऊंगा मैं। नंबर 1, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। अब एनर्जी क्या होता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में भी आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन में एनर्जी का वर्ड आता है। चैप्टर नंबर 8 में भी आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में ये पूरा एक टॉपिक होता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनर्जी क्या होती है, आपकी ये कायनात है, सपोज करें ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल आपकी पूरी कायनात है, पूरी यूनिवर्स है आपकी पूरी कायनात। अब इस पूरी कायनात जो है ना, ये आपका जो पूरा यूनिवर्स है, ये दो तरह की चीज़ों से बना हुआ है। कितनी तरह की चीज़ों से बना हुआ है? दो तरह की चीज़ों से। एक ये ग्रीन ग्रीन है ये, और एक ये पर्पल पर्पल है। सपोज कर रहा हूँ मैं, ये कलर ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने सिर्फ सपोज करने के लिए बनाया है। ऐसा है मामला, आपकी कायनात दो तरह की चीज़ों से बनी हुई है। दैट वन इज कॉल्ड मैटर एंड दैट वन इज कॉल्ड एनर्जी। बस इन्हीं दो चीज़ों से बनी हुई है। आप मैटर, आपकी कायनात में दो ही किस्म की चीज़ें हैं बस, एक कहलाएंगी मैटर, एक कहलाएंगी एनर्जी। इन्हीं दो चीज़ों से अल्लाह ने पूरी कायनात को तश्कील दिया हुआ है। ये क्या होती हैं जी? मैटर कहा जाता है ऐसी चीज़ों को जिनके अंदर वजन होगा, यानी मास, उनका वजन होता है, भले ज़्यादा हो भले कम हो, वजन ज़रूर होगा, उनके अंदर मास मौजूद होता है। जबकि एनर्जी में कोई मास नहीं होता, नो मास, एनर्जी का कोई वजन नहीं होगा। नंबर 2, ये जो मैटर होते हैं ये जगह घेरते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस।
ये जगह घेरते हैं। अगर आप इनको कहीं रख दोगे तो ये अपने साइज के बराबर जगह घेर लेंगे। साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा जगह घेर लेंगे, साइज छोटा होगा तो कम जगह घेर लेंगे। जबकि एनर्जी डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये कोई जगह नहीं घेरती। अगर आपने एनर्जी को एक जगह पर मौजूद है अगर एनर्जी, तो वहाँ वो कोई जगह नहीं घेर रही होगी। वहाँ आप मैटर भी रख सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोई जगह ही नहीं घेरी हुई एनर्जी ने, वहाँ आप मैटर रख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है जी, ये एक बॉक्स है। सपोज करें मैंने कहा कि मैंने इसके अंदर एनर्जी भर रखी है, एनर्जी भर रखी है। तो अब मैं चाहूँ इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कोई मैटर भरना चाहूँ, भर दूंगा, जगह है, क्योंकि एनर्जी ने कोई जगह नहीं घेरी थी, जगह ही जगह मौजूद है। मैं इसमें कोई मैटर रख सकता हूँ, पानी वानी भर दूंगा, कोई मसला नहीं है, एनर्जी जगह नहीं घेरती। तो मैटर क्या होता है, आपकी कायनात में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वजन होता है, जो जगह घेर रही होती है, नज़र आ रही होती हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं, हाथ लगाया जा सकता है इनको। जैसे आपने सुना है ना, कंप्यूटर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है हार्डवेयर, एक कहलाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहा जाता है ऐसे कंपोनेंट्स को जिनको आप छू सकते हो, फिजिकल हैं वो। जबकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों को कहा जाता है होती हैं लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, क्योंकि वो फिजिकली नहीं है, छू ही नहीं सकते आप। सिमिलरली ये हमारे कायनात के हार्डवेयर हैं, मैटर। ये जो होता है ना मैटर, ये आपकी कायनात में हार्डवेयर है, जबकि एनर्जी आपकी कायनात में सॉफ्टवेयर है। मैटर जो है वो वजन रखता है, जगह घेरता है, स्पेस ले लेगा, वो छू लोगे आप उसको, टच कर लोगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन शक्लों में पाया जाता है आपके पास मैटर। कितनी शक्लों में? तीन शक्लों में। सॉलिड की शक्ल में मिलेगा आपको मैटर, या लिक्विड की शक्ल में मिलेगा, या गैस की शक्ल में मिलेगा। तीन शक्लों में आपको मिलेगा, तीनों शक्लों के अंदर होगा मैटर, तो उसका वजन भी होगा, जगह भी घेर रही होगी, ये हो गया मैटर। जबकि एनर्जी क्या है? ऐसी चीजें जिनका ना कोई वजन है ना वो जगह घेरती है। ये कौन कौन सी है, कौन कौन सी फॉर्म, इसको हम शक्ल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फॉर्म। तो आपको एनर्जी किन फॉर्म्स में मिल सकती है? आपको एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिल सकती है, आपको एनर्जी हीट की फॉर्म में मिल सकती है, आपको एनर्जी साउंड की फॉर्म में मिल सकती है, आपको एनर्जी जो है वो काइनेटिक की फॉर्म में मिल सकती है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, आपको जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है। ये उसकी फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे मैटर में मैंने क्या वर्ड दिया, मैटर में मैंने कहा स्टेट्स होती हैं, तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर में, एनर्जी में हम कहते हैं फॉर्म्स। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स है? एक लाइट है, एक हीट है, एक साउंड है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, न्यूक्लियर है। दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। किसी भी एग्जाम्पल को, ये लाइट तो आप जानते हो, हीट भी आपको पता है, चेक कर लो, हीट का कोई वजन नहीं होता, हीट कोई जगह नहीं घेरती। सो दैट थिंग, जो ये चीज़ें जो आपकी कायनात में पाई जा रही है ना, जिनका वजन नहीं होता, जो जगह नहीं घेर रही होती, इनको हम एनर्जी कह रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड एनर्जीज। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दी, लाइट, हीट, साउंड, काइनेटिक, पोटेंशियल, इनको एनर्जी कहा जाता है। देख लो, लाइट को मैंने एनर्जी की एक फॉर्म कही है, और यहाँ मैंने उसको लिखा भी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट क्या हो गई? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। अब मैं इसको एनर्जी की एक फॉर्म कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इसका कोई वजन नहीं होता, ये कोई जगह नहीं घेरती, ठीक है, इनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ये फिजिकल नहीं है, ये एनर्जी हो गई। सही बात समझ में आई? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऐसी चीज़ें जिनका वजन नहीं होगा, जगह नहीं घेरती, छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं होती, फॉर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। आपको कौन कौन सी फॉर्म है? लाइट है, हीट है, साउंड है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, न्यूक्लियर है। वन ऑफ देम इज लाइट, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो लाइट एक एनर्जी हो गई। एनर्जी का आपने चैप्टर 8 में काम भी पढ़ा हुआ है जी। एनर्जी है क्यों? अगर कायनात में इनका कोई वजन नहीं है, ये जगह नहीं घेरती, तो फिर कायनात में ये कर क्या रही हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी का रोल होता है वर्क। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एनर्जी दो, आपने एक ऑब्जेक्ट में आपने एनर्जी प्रोवाइड की, ये आपके पास डब्बा है और आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की अपने हाथों की मदद से, इस डब्बे में क्या पैदा हो जाएगा? वर्क पैदा हो जाएगा। दुनिया में वर्क करने के लिए जो वाहिद चीज़ चाहिए आपको, वो एनर्जी है। एनर्जी के बगैर आप वर्क नहीं कर सकते। मैटर से वर्क नहीं किया जाता, एनर्जी से वर्क कराया जाता है। अगर आपको किसी भी, ये फिजिक्स का वर्क है, आपको याद होगा चैप्टर 8 में आपने वर्क पढ़ा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, चलने लग जाता है, इसको हम वर्क कहते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई और वो मूव होने लग गया, मोशन में आ गया, इसको हम वर्क कह रहे होते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाह रहे हैं, आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपके भाई ये डब्बा है, आप चाह रहे हैं ये मोशन में आए,
चलने लग जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। फोर्स लगाओगे मोशन में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्क। और मैंने आपको अभी बताया है, एक ही चीज़ है कायनात के अंदर जो वर्क करने की सलाहियत रखती है, जिसमें एबिलिटी होती है कि वो वर्क करा दे। क्या है वो? एनर्जी। सो बात क्या हुई, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क करना है ना, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी उसमें, और कोई हल नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक टेबल पड़ी हुई है, आपसे वालदा कहती है जी इस टेबल को उठा के दूसरे कमरे में लेके जाओ, आपको वर्क करना पड़ेगा उस टेबल पे। क्या करोगे? मैटर लगाओगे, उस टेबल पे मैटर लगा के वर्क पैदा करोगे? नहीं, आपको अगर उसमें उस टेबल में वर्क करना है, आपको अपने हाथों से एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगी, तो उसमें वर्क होगा और वो टेबल मूव करके आपकी उस लोकेशन में चली जाएगी। आपके पास गाड़ी मौजूद है, आप चाह रहे हैं गाड़ी वर्क करे, गाड़ी चलना शुरू हो जाए, गाड़ी वर्क करे, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी जैसे तैसे करके। आप पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल जलेगा, हीट आ जाएगी, और हीट क्या है? एनर्जी। आपने गाड़ी को एनर्जी सप्लाई कर दी, एनर्जी मिल गई उसको, गाड़ी के अंदर वर्क होना शुरू हो जाएगा, गाड़ी चलना शुरू कर देगी। ये आपके पास बिजली का तार है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, रुके हुए हैं जी, आप चाह रहे हैं जी ये वर्क करें, यानी वर्क करने का मतलब क्या हो जाएगा? ये मोशन में आ जाए। अब मैं इसमें वर्क करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाना चाह रहा हूँ, मुझे क्या सप्लाई करना पड़ेगी? इसको एनर्जी। और मैं यहाँ पे कौन सी एनर्जी देता हूँ? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको आप कहते हो। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में दूंगा, वो एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक। तो मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा, अब यहाँ इस इलेक्ट्रॉन में वर्क पैदा हो जाएगा। तो ये एनर्जीज होती हैं आपकी कायनात में पाए जाने वाली ऐसी चीज़ें जिनका कोई वजन नहीं होता, जिनकी जगह नहीं घेर रहे, वो आपकी कायनात में मौजूद है। लाइट, हीट, साउंड, इन शक्लों के अंदर आपकी कायनात में मौजूद है। और इनका काम क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करती है। आपको किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे, वर्क हो जाएगा। एनर्जी नहीं दोगे, आप उस ऑब्जेक्ट में वर्क कर ही नहीं पाओगे। सो दैट इज सम एनर्जी। इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको एनर्जी का, और मैंने आपको ये भी बता दिया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, एक शक्ल होती है। ये तो हो गई जी पहली बात, लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ठीक है, अब आते हैं मजीद इसकी तरफ। हमारी कायनात में ये लाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही है? याद रखिएगा, किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर, किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर लाइट का जो मेन सोर्स होता है वो उसका सन होता है। मेन सोर्स क्या होता है? सन, सूरज होता है जी लाइट का मेजर सोर्स। भाई कहीं ना कहीं से तो लाइट आ रही होगी ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि लाइट आ कहाँ से रही है आपकी दुनिया में। लाइट मेन सोर्स क्या है? लाइट आपकी दुनिया में कहाँ से आ रही है? तो सोलर सिस्टम्स में लाइट का मेन सोर्स उसका स्टार होता है, उसका सूरज होता है। आपने थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होगी, नहीं तो इतना तो इल्म होता है सबको कि हमारी कायनात में सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम कहा जाता है, एक बीच में स्टार होगा, दैट इज कॉल्ड स्टार, और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। बहुत सारे सोलर सिस्टम है आपकी कायनात में, भरे पड़े हैं सोलर सिस्टम करोड़ों की तादाद में। उन करोड़ों की तादाद में से एक सोलर सिस्टम आपका है, जिसमें आपका स्टार कौन सा है? सूरज। और प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो घूम रहे हैं, मरकरी, मार्स, वेनस, अर्थ, ऐसे और भी हैं, 8 हैं। तो ये बनता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। बीच में होगा एक स्टार, इस स्टार को हम सूरज भी कह रहे होते हैं, और उस स्टार के गिर्द जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर स्टार ना हो तो ये सोलर सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज करें मैं एक सोलर सिस्टम में से स्टार हटा देता हूँ, तो अब यकीन माने ये जो प्लैनेट है ना, ये गोल गोल भी नहीं घूमेगा, गोल गोल भी नहीं घूमेगा, ये बस ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देगा, तो ये तो सोलर सिस्टम ही ख़त्म हो गया। ये जो स्टार होता है ना सोलर सिस्टम में, ये आपके सोलर सिस्टम को बनाता भी है। कैसे? इस स्टार की वजह से आपके ये प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे होते हैं। अगर आप स्टार्स को हटा दोगे तो प्लैनेट गोल गोल घूमने के बजाय ऐसे निकल जाएंगे, स्ट्रेट सीधे सीधे चलना शुरू कर देंगे। तो आपके ये जो सन होते हैं, स्टार्स होते हैं सोलर सिस्टम में, एक तो ये आपके सोलर सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, प्लैनेट को गोल गोल घूमने पे मजबूर करते हैं। दूसरा, ये मेन सोर्स होते हैं लाइट के हर सोलर सिस्टम के अंदर, यानी ये जो सोलर सिस्टम है इसमें ये लाइट प्रोड्यूस करके इस प्लैनेट को दे रहा होगा। हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें हमारा सूरज जो है वो हमारा जो है मेन सोर्स है।
ठीक है, तो किसी भी अगर आप कायनात में जाएं आपको सोलर सिस्टम्स मिलते हैं, तो उन सोलर सिस्टम में सेंटर के अंदर पाया जा रहा होता है स्टार। आपका स्टार आपके जो सोलर सिस्टम होता है उसको मेंटेन भी रख रहा है और लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली हमारे सोलर सिस्टम में भी एक स्टार मौजूद है जिसको हम सूरज कहते हैं, और इस सूरज की वजह से ना सिर्फ तमाम ये 8 के 8 प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं, बल्कि ये सूरज आपके प्लैनेट्स को लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है। सो आवर प्लैनेट में मेन सोर्स क्या हो गया? सूरज हो गया। तो हमारी दुनिया में जो लाइट आ रही है, सबसे ज़्यादा लाइट सूरज कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, सूरज दे रहा होता है। उसके बाद लाइट की रफ्तार के बारे में बात करें अगर हम, तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, रफ्तार जो होती है इसकी, वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसके साथ 8 जीरो लगा दो, पावर 8 है लिहाजा 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये 3 3 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होता है? 1 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में। ये लाइट की रफ्तार है। लाइट एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर कितना फासला तय करेगी? एक सेकेंड के अंदर 30 करोड़ मीटर तय करती है। कितनी खतरनाक रफ्तार है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाइट एक सेकंड के अंदर, आपने एक सेकंड की हुआ, लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 30 करोड़ मीटर तय कर लिया। ये बहुत होता है। ये इतना है कि अगर आप इस एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर तय करेंगे ना, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता है? आपने अर्थ के 5 चक्कर लगा दिए। अगर आप अर्थ के 5 चक्कर लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 30 करोड़। तो यानी लाइट एक सेकंड में दुनिया के 5 चक्कर लगा लेती है। ये अच्छी खासी रफ्तार है। या आपको पता है ये जो होती है, ये हमारी कायनात में वेलोसिटी की लिमिट होती है। यानी कायनात में ऑब्जेक्ट की रफ्तार, कभी कुछ ऑब्जेक्ट से उनकी रफ्तार स्लो होती है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है। लेकिन कितनी ज़्यादा हो सकती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम? जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, आपके पास आपके नंबर 50 भी आए, किसी बच्चे के 50 आए, किसी के 40 आए, किसी के 70 आए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? बस हद से हद कितने हो सकते हैं? 100। 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि 100 से ज़्यादा मार्क्स होते ही नहीं है। तो ये क्या है जी? ये मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी कायनात में कुछ ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार ज़्यादा होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार कम होती है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार अगर आप बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें बढ़ाते रहें, तो हद से हद क्या रफ्तार कर सकते हो आप? वो ये है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं कर पाओगे। आपने एक जहाज़ बनाया, इंजन पे इंजन लगाए जा रहे हो, इंजन पे इंजन लगाए जा रहे हो, उसकी रफ्तार बढ़े जा रही है। यकीन माने आप इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं बढ़ा पाएंगे। इतनी कर लेंगे बस। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 यानी 30 करोड़ से आप 1 मीटर की भी रफ्तार नहीं बढ़ा सकते। ये लिमिट है रफ्तार की। वजह क्या है? मैथमेटिकली ये प्रूफ हुआ हुआ है। मैथमेटिकली ये साबित हुई ये बात कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार को 30 करोड़ से इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन ये मैथमेटिकली प्रूफ कैसे हुआ हुआ है? ये बहुत हायर क्लास का टॉपिक है। सेकेंड ईयर में जाके आप देखोगे, बहुत हाई है। अभी अभी पढ़ना उसका बेकार है, बहुत हैवी टॉपिक है। सो लाइट की रफ्तार कितनी होती है जी? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम खोल के लिखें तो ये हो जाता है 30 करोड़, यानी एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर तय करती है लाइट। ये दुनिया में पूरी कायनात में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा रफ्तार है। इससे ज़्यादा रफ्तार हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की रफ्तार इससे ज़्यादा हो जाए, नामुमकिन है। उसके बाद मज़ीद आपको एक बात बताऊं, वो ये कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। चैप्टर नंबर 12 जब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 का नाम बताया है, वेव मोशन एंड साउंड। तो ये जो वेव का टॉपिक होता है ये हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अभी तो हम लाइट पढ़ रहे हैं, वेव हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 12 का टर्म है वेव। मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उनको बीच में, कोई मीडियम, कोई मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि अगर आपके पास ये एक बल्ब है, फॉर एग्जांपल बल्ब है, इट इज़ अ बल्ब। अब यहाँ से लाइट निकल रही है जी, ये लाइट निकल रही है।
ये बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद के, ये लाइट आपकी इस बी पॉइंट पर आ जाएगी। कोई इसको बीच के अंदर ना, यहाँ इस बीच पर ना इसको कोई मीडियम चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम कहते हैं किसको? इन्हीं चीज़ों को हम मीडियम कहते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस यानी ऐसी चीज़ें जिनमें एटम्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी, किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं होती, ना मीडियम की ज़रूरत है। सॉलिड है तब भी चली जाएंगी, मीडियम लिक्विड है तब भी चली जाएंगी, गैस है तब भी चली जाएंगी, और ये नहीं भी है तब भी चली जाएंगी। ऐसी वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और वेव होती है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। उनको ये चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है, सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए, तो वो ट्रैवल करेंगी। अगर नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अक्सर आप देखते हो जी, ये दो शख्स खड़े हुए हैं, एक ये शख्स खड़ा हुआ है और एक ये शख्स खड़ा हुआ है। ये दो शख्स खड़े हुए हैं। अब इन दोनों शख्स ए पॉइंट पर है, इनको बी पॉइंट पर जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। हमारा ये जो पहला शख्स है ना, ये नखरे वाला शख्स है। नखरे जी, ये पैदल पैदल नहीं जा सकता, इसको कोई चीज़ चाहिए, उसमें बैठ के जाएगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो जहाज़ हो, चाहे वो ट्रेन हो। इस शख्स को, ये जो नंबर 1 शख्स है, इसको कोई चीज़ चाहिए तो ये ए से बी जाएगा। जब तक वो आप गाड़ी, सपोज कर लें गाड़ी नहीं दे रहे, ये नहीं जाएगा, ये यहीं खड़ा रहेगा। आपने इसको गाड़ी दी, आपने इसको गाड़ी दी, अब ये ट्रैवल करता हुआ इस गाड़ी में बैठ के यहाँ आ जाएगा। इस नखरे वाले शख्स को हम कहेंगे कि ये मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कार की। जबकि ये वाला जो शख्स है दूसरे नंबर का, ये बड़ा मासूम सा, भोला भाला सा शख्स है। गाड़ी आएगी तब भी चला जाएगा, गाड़ी नहीं आएगी तब भी ये ट्रैवल करता हुआ इधर आ गया, बगैर गाड़ी के आ गया। ये जो मासूम शख्स है, जो किसी मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव क्या हो गई? ऐसी चीज़ें जिनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब वो कोई भी चीज़ क्या हो सकती है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तीनों में से एक भी चीज़ मिल गई, वो उसमें बैठेगी और एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसी वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मासूम मासूम सी वेव्स होती हैं, इनको सॉलिड लिक्विड गैस मिल जाए तब भी ये चली जाएंगी, नहीं भी मिलेगा तो भी ये चली जाती है। तो हमारी लाइट क्या है? मासूम वाली वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बगैर मीडियम के ये ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब मैं इसका एक रीज़न देता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसका सबूत भी देता हूँ। मैंने आपको क्या कहा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखिएगा, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो सपोज करें ये हमारा क्या है? सूरज, दैट इज सन। और ये जो छोटी सी मैंने बनाई है, ये हमारी है अर्थ, मासूम सी छोटी सी हमारी ये अर्थ है। अब हमारे सूरज में, मैंने तो आपको ऊपर बताया, सूरज इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारी मेन सोर्स होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। असल में होता क्या है, इसमें हमारे सूरज में ना बम धमाके हो रहे होते हैं, एटम बम वाले धमाके। आपने सुना है ना एटम बम? ऐसा बम होता है, बड़ा खतरनाक बम होता है, पूरा का पूरा शहर उड़ा देता है। एक एटम बम मारोगे पूरा शहर उड़ जाएगा, इतना खतरनाक बम होता है। वो एक एटम बम है, आपके सूरज में एक एक सेकंड के अंदर लाखों एटम बम वाले धमाके हो रहे होते हैं। सोचें जरा कितनी खतरनाक कहानी है सूरज में। आप कराची में एक एटम बम फाड़ोगे, पूरा कराची सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। और सूरज के अंदर एक सेकंड में एक एक दो दो लाख एटम बम के धमाके हो रहे होते हैं। इतने खतरनाक एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं आपके सूरज में। ये बिल्कुल आखिरी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। अब जब हमारे सूरज में एक्सप्लोजन होते हैं तो उसकी वजह से 3 चीज़ें पैदा होती हैं, लाइट, हीट और साउंड। आप एक छोटा सा पटाखा भी फाड़ोगे या एक धमाका, सोच लो, इमेजिन कर लो, अगर आप एक धमाका करते हो, कोई भी एक एक्सप्लोजन करोगे, कि आपके सूरज में धमाके होते हैं जिससे 3 चीज़ें पैदा होती हैं, लाइट, हीट, साउंड। ये तो आप खुद भी इमेजिन कर लो ना, हमारी मार्केटों में वो जो तालिबान धमाके करते थे, लाइट भी पैदा होती है, रोशनी निकलती है ना, गर्मी भी होती है, आवाज़ भी आती है, धूम। 3 चीज़ें पैदा हो रही हैं। जब सूरज में तो इतने खास धमाके हो रहे हैं, 3 चीज़ें पैदा होती हैं। लाइट, लाइट आपकी, अच्छा, लाइट आपकी ट्रैवल होके इधर आ जाती है,
आपको सूरज में अर्थ की जो अर्थ में रोशनी मिलती है ना, सूरज चमक रहा होता है, लाइट पैदा हो रही होती है, अर्थ में आपको मिल रही है, लाइट आपकी ट्रैवल होके आ रही है। ये जो गर्मी होती है सूरज की, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो भी आपको मिल जाती है, जिससे आपकी गर्मी महसूस हो रही है ना। तो दिन के अंदर जब सूरज में खूब धमाके हो रहे होते हैं, आपको रोशनी भी मिल रही है, हीट भी मिल रही है, लेकिन ये साउंड नहीं आ पा रही। आवाज आ रही है आपको सूरज में होने वाले धमाकों की? नहीं। आपके सूरज के अंदर से तीन चीजें पैदा हो रही हैं, लाइट, हीट, साउंड। लेकिन अर्थ पे सिर्फ दो ही चीजें आ पा रही हैं, लाइट आ जाती है, हीट आ जाती है, साउंड नहीं आ पाती। वाई? क्योंकि आपके ये सूरज और अर्थ के बीच में ये जितना भी एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है, ये वैक्यूम कहलाता है। और वैक्यूम का मतलब होता है कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई गैस नहीं है, नो मीडियम। तो सूरज और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, यकीन माने, कुछ भी नहीं है, ना कोई सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना एयर है, ना गैस है, बिल्कुल खाली, नो मीडियम। और नो मीडियम को हम कहते हैं वैक्यूम। तो ये जो लाइट है ना आपकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो बगैर मीडियम के भी चली जाती है, इसलिए लाइट आपकी ट्रैवल होके अर्थ तक आ गई। ये जो आपकी हीट है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी बगैर मीडियम के ट्रैवल होके आपकी अर्थ तक आ सकती है और आ गई। जबकि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ मीडियम नहीं है, लिहाजा ये नहीं आ पाई, ये वहीं रह गई, नखरे वाली औरत। सही है। तो लाइट क्या हुई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, ऐसी वेव जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि सूरज की प्रोड्यूस होने वाली लाइट आपको अर्थ पर मिल रही है, क्योंकि बगैर मीडियम के भी ये ट्रैवल हो जाती है। जबकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। यहाँ हम अपनी क्लास को आज वाइंड अप करते